नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस का चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के नोट्स लिखवाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आपको क्या करना, आपको पहले चैप्टर का नाम डालना है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके बाद दोस्तों आपका पहला जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश। क्या है दोस्तों? प्रकाश। तो दोस्तों आपको प्रकाश हेडिंग डालनी है और इस हेडिंग में आपको लिखना है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों के रेटिना को प्रभावित करके वस्तु दिखाने में सहायता करती है। प्रकाश कहलाता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो हमारी आंखों की जो रेटिना है ना उसको प्रभावित करके वस्तु दिखाने में सहायता करती है। और दोस्तों प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि प्रकाश क्या है। अब दोस्तों इसके बाद आती है प्रकाश के गुण, कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना, आपको हेडिंग डालनी है प्रकाश के गुण। तो दोस्तों मैंने हेडिंग डाल लिया प्रकाश के गुण। दोस्तों आपको भी सेम ऐसी हेडिंग डालनी है और आपको इस हेडिंग में पहला पॉइंट लिखना है प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रकाश के कारण ही हम वस्तु को देख पाते हैं लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश का पता कैसे चलता है? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तब हमें प्रकाश का पता चलता है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट डालना है और दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो दोस्तों जो प्रकाश होता है ना उस प्रकाश के अंदर एक तो विद्युत होता है और एक चुम्बकीय तरंगे होती हैं। विद्युत का मतलब है दोस्तों बिजली। आपने देखा होगा दोस्तों सोलर सेल के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको विद्युतीय ऊर्जा में बदल देते हैं। और दोस्तों उसी प्रकाश के अंदर एक चुंबकीय तरंगे भी होती हैं। क्या होती है? चुंबकीय तरंगे। तो दोस्तों जो प्रकाश होता है ना उसके अंदर बिजली भी होती है, विद्युत भी होता है और एक चुंबकीय तरंगे भी होती है। तो दोस्तों प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना, अब तीसरा पॉइंट डालना है। तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती हैं। तो दोस्तों जो दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है ना वो होती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों आपको चौथा पॉइंट डालना है और चौथा पॉइंट में लिखना है प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। तो दोस्तों जो प्रकाश होता है ना वो केवल सीधी रेखाएं में चलता है। किस में चलता है? सीधी रेखाओं में। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पांचवा पॉइंट डालना है और पांचवें पॉइंट में आपको लिखना है प्रकाश चमकदार तथा चिकने पृष्ठों पर परावर्तित हो जाता है। तो दोस्तों प्रकाश का एक गुण और होता है कि यदि कहीं चमकदार या चिकना पृष्ठ है ना तो उस वहाँ पर प्रकाश जो है ना उस चिकने पृष्ठ पर या उस चमकदार पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आएगा जिस माध्यम से वह आया था। यदि वह उत्तर दिशा से कोई प्रकाश किरण आती है और वह किसी चिकने पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ पर टकराती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस दिशा से वह आई है। उत्तर दिशा से आया प्रकाश तो उत्तर दिशा को ही लौट जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों आपको समझ में आएगा पांचवा पॉइंट क्या कहना चाहता। अब दोस्तों आपको क्या करना, अब छठा पॉइंट डालना। छठे पॉइंट में आपको लिखना है प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर जाता है परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि में से नहीं गुजर पाता है। तो दोस्तों प्रकाश जो है ना पारदर्शी माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए। जैसे कांच में दोस्तों प्रकाश आर पार हो जाता है, वायु में आर पार हो जाता है, तो आप वो क्या हो जाता है, वह गुजर जाता है।
परंतु दोस्तों अपारदर्शी माध्यम जिसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता, क्या लोहे में से प्रकाश गुजर सकता? नहीं गुजर सकता। लकड़ी में से गुजर सकता? नहीं गुजर सकता। क्या आर पार हो सकता है प्रकाश? नहीं हो सकता। तो दोस्तों अपारदर्शी माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश आर पार ना हो, और पारदर्शी माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना, अब अगला पॉइंट डालना है। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। क्या है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों आपको क्या है, हेडिंग डालनी है प्रकाश का परावर्तन। और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि जब प्रकाश किरण किसी चमकदार या चिकने पृष्ठ पर टकराता है तो वह उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से वह आता है। मान लीजिए दोस्तों कोई प्रकाश किरण उत्तर दिशा से आ रही है और उत्तर दिशा में ही कोई चमकदार पृष्ठ या चिकना पृष्ठ उस प्रकाश किरण से टकरा जाता है तो प्रकाश किरण उस चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाएगी, उत्तर दिशा में ही लौट जाएगी। तो जब ये घटना होती है ना, तो ये घटना हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आप दोस्तों इस बात को एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने प्रकाश के परावर्तन का चित्र बनाया है। क्या बनाया है दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन का चित्र बनाया है। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ पूरे अच्छी तरह से। तो दोस्तों मैंने एक क्या लिया, एक समतल दर्पण लिया। मैंने क्या लिया, एक समतल दर्पण लिया है। और समतल दर्पण का जो ऊपर वाला पृष्ठ है ना, ऊपर वाला पृष्ठ, उस पर मैंने पॉलिश करी है। क्या करी है दोस्तों? पॉलिश करी है, कलई, जिसे हम पॉलिश को हम दोस्तों दूसरी भाषा में कलई भी कहते हैं। तो दोस्तों जब मैंने ऊपर पॉलिश करी तो नीचे वाला जो पृष्ठ था मेरा, नीचे वाला जो पृष्ठ था वो मेरा क्या होगा, परावर्तक तल बन गया। वो क्या बन गया? परावर्तक तल बन गया। दोस्तों परावर्तक तल को हम दूसरी भाषा में दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दर्पण। तो एक प्रकार का वह दर्पण बन गया। अब दोस्तों अब मैंने इस दर्पण पर बिंदु ए से कोई किरण आपतित करी, या कोई किरण क्या करी दोस्तों? आपतित करी। तो वह किरण बिंदु ओ पर मिलकर या टकराकर बिंदु बी की ओर परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? परावर्तित हो जाती है। तो दोस्तों जो किरण बिंदु ए से बिंदु ओ पर टकराई तो वो दोस्तों मेरी किरण कहलाई आपतित, और जो परावर्तित होकर बिंदु ओ से बिंदु बी की ओर गई वह मेरी किरण कहलाई परावर्तित किरण। क्या कहलाई दोस्तों? परावर्तित किरण। दोस्तों इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए मैंने बिंदु ए से कोई प्रकाश किरण बिंदु ओ पर आपतित की और वह बिंदु ओ से टकराकर बिंदु बी की ओर चली गई। दोस्तों देखिए आर पार थोड़ी हुई है, टकराकर तो उसी माध्यम में गई है जिस माध्यम से आई। और दोस्तों जब आपतित किरण बिंदु ओ पर मिलती है, जब आपतित किरण बिंदु ओ पर मिलती है तो दोस्तों आपतित किरण एक कोण बनाती है, और बिंदु ओ पर टकराने के बाद जो परावर्तित किरण है वह भी कोण बनाती है। वह भी क्या बनती है? एक कोण बनाती है। तो आपतित किरण जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और जो परावर्तित किरण कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम दोस्तों आई से निरूपित करते हैं, और परावर्तन कोण को हम आर से निरूपित करते हैं। और दोस्तों इस दोनों कोणों की खास बात यह है कि यदि आपतन कोण 45 अंश का होगा तब परावर्तन कोण भी 45 अंश का होगा। यदि आपतन कोण 30 अंश का होगा तब परावर्तन कोण भी 30 अंश का होगा। ठीक है दोस्तों, तो अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं इस चित्र में आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है परावर्तन के नियम। क्या हेडिंग डालनी है? परावर्तन के नियम। तो दोस्तों जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके भी नियम होते हैं। उसके क्या होते हैं? नियम होते हैं। प्रकाश का परावर्तन ऐसे ही नहीं होता, वो नियम के माध्यम से होता है प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों उन नियमों के बारे में मैं अब लिखवाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना, आपको हेडिंग डालनी है परावर्तन के नियम। और दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, किसी परावर्तक तल से प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार होता है। तो दोस्तों जो प्रकाश का परावर्तन होता है ना, वो दो नियमों के अनुसार होता है। कितने नियमों के अनुसार होता है? दो नियमों के अनुसार। अब वो दो नियम क्या क्या हैं आप उन्हें देखिए। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो दोस्तों जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, और जो हमारा आपतन बिंदु का मतलब है दोस्तों ओ,
जो O पर जो प्रकाश किरण टकराती है, आपतित किरण टकराती है और इसी बिंदु O से परावर्तित किरण बिंदु B की ओर जाती है। तो दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। जब दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक साथ मिल जाते हैं तभी हमारी यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो पहला नियम आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं था कि जब कोई किरण आपतित होती है बिंदु O पर तो वह दोस्तों हमारा आपतन कोण कहलाता है, और बिंदु O से जो किरण परावर्तित होती है बिंदु B की ओर वह हमारा परावर्तन कोण कहलाता है, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण ये दोनों कोण बनाती हैं। आपतित किरण जो कोण बनाती है आपतन कोण कहते हैं, परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से निरूपित करते हैं, परावर्तन कोण को R से निरूपित करते हैं। और दोस्तों यदि आपतन कोण 30 अंश का है तो परावर्तन कोण भी 30 अंश का होगा। यदि आपतन कोण 45 अंश का है तो परावर्तन कोण भी 45 अंश का होगा। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह दोस्तों हमारा क्या है? दूसरा नियम है। क्या है दोस्तों? यह हमारा दूसरा नियम है। तो आपको लिखना है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात परावर्तन कोण R बराबर I आपतन कोण। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा परावर्तन के नियम क्या हैं। अब दोस्तों आपको अगली हेडिंग डालनी है प्रतिबिंब। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? प्रतिबिंब। अब दोस्तों आप समझिए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु से दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिबिंब कहलाता है। और दोस्तों प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दोस्तों आपको लिखना है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, दूसरा जो होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो पहले दोस्तों हम आभासी प्रतिबिंब पर बात कर लेते हैं कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है आभासी प्रतिबिंब, और आपको इस हेडिंग में लिखना है जब प्रकाश किरण किसी बिंदु या वस्तु से चलकर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या उस बिंदु से आती हुआ प्रतीत होता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल फोटो लिया जा सकता है। तो दोस्तों समझ में आ गया आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी बिंदु या वस्तु से चलकर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है तो वह हमारा आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और दोस्तों आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल इसका फोटो लिया जा सकता है। तो दोस्तों समझ में आ गया आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा कैसे लिखनी है आपको। अब दोस्तों दूसरा प्रतिबिंब है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। तो दोस्तों आपको क्या करना है? आपको दूसरी हेडिंग डालनी है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब। तो दोस्तों मैंने हेडिंग डाल लिया वास्तविक प्रतिबिंब। आपको इस हेडिंग में लिखना है जब प्रकाश किरण किसी बिंदु या वस्तु से चलकर परावर्तन के बाद वास्तव में किसी दूसरे बिंदु से मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी बिंदु या वस्तु से चलकर परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु से मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब को। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा आपको किस प्रकार से लिखनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अगली वाली वीडियो में मैं इससे आगे के नोट्स आपको लिखवाऊंगा प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों यदि इस वीडियो में आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके दूंगा। दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।